नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। एक मिनट पूरी रिपोर्ट में आपका स्वागत करती हूं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम दुनिया की खबरों से। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन अपने पद पर बने रहेंगे। पार्टीगेट मामले में अग्नि परीक्षा में उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है। दिखाते हैं आपको एक मिनट में ये पूरी खबर। पार्टीगेट स्कैंडल के चलते संकट में घिरे ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने सोमवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में विश्वास मत साबित कर दिया। बोरिस जॉनसन ने 211 मत हासिल कर विश्वास मत जीत लिया। जॉनसन के खिलाफ 148 वोट डाले गए। कंजर्वेटिव 1922 कमेटी के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रेडी ने बताया कि कुल 359 वोट डाले गए, जिनमें से कोई भी खराब मत पत्र नहीं था। विश्वास मत हासिल होने के बाद ब्रिटिश मंत्री जेम्स क्लेवर्ली ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बोरिस जॉनसन के लिए ये एक आसान जीत थी। उन्होंने कहा कि जॉनसन के विरोधियों को अब अपने प्रयास यही रोक देने चाहिए। इधर शिक्षा सचिव नादिम जहावी ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की आज रात खुशी मना रहे होंगे, क्योंकि उनके सहयोगी बोरिस जॉनसन कल भी प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। खास बात यह है कि सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी खुद जॉनसन के खिलाफ ये प्रस्ताव लाई थी। यदि वो इस प्रस्ताव में हार जाते तो पीएम पद से हटना पड़ता, हालांकि इसकी संभावना कम थी। तो बोरिस जॉनसन की ओर से विश्वास मत हासिल कर लिया गया है। अब ऐसे में वो पीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे। रुक करेंगे हम अगली खबर का। पाकिस्तान के पूर्व पीएम अब्बासी ने वित्तीय गड़बड़ी के लिए इमरान खान को दोषी ठहराया है और कहा कि इमरान ने देश के किए गए वादों को तोड़ दिया है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया, देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के प्रमुख इमरान खान को लेकर बड़ा दावा किया। अब्बासी ने इमरान खान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सौदे के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इमरान के दोषपूर्ण फैसलों को पाकिस्तान के लिए सुसाइड बम की तरह बताया है। PMLN के नेता अब्बासी ने ट्वीट कर कहा कि PTI ने पूरे देश में आत्मघाती बम धमाकों को अंजाम दिया है। उन्होंने जो फैसले लिए, साथ ही जिस तरह से उन्होंने IMF सौदे का उल्लंघन किया, वो देश के लिए आत्मघाती हमले की तरह था। पूर्व पीएम अब्बासी ने वित्तीय गड़बड़ी के लिए इमरान खान को दोषी ठहराया और कहा कि इमरान ने देश के किए वादों को तोड़ दिया। इमरान ने अपनी भ्रष्ट नीतियों के कारण देश को संकट में डाल दिया। अब्बासी ने पाकिस्तान के लोगों से बिना किसी से डरे संकट से निपटने की अपील की है। सत्ता गंवाने के बाद से इमरान खान लगातार विपक्ष और अमेरिका तक पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो इमरान खान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। पहले पाकिस्तान की जनता ने जिस तरीके से उन्हें झटका दिया और पीएम की कुर्सी से उन्हें हटा दिया, और उसके बाद अपनी ही पार्टी के नेताओं ने उन पर सवाल खड़े कर दिए, और अब दूसरी तरफ विपक्ष लगातार इमरान खान को घेरता नजर आ रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। गंभीर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे श्रीलंका को भारत की ओर से जरूरी चिकित्सा आपूर्ति भेजी गई थी। इससे पहले भी भारत की ओर से डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाती रही है। बावजूद इसके श्रीलंका में हालात नाजुक बने हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ दिन ब दिन खाने पीने के सामानों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक श्रीलंका में 1 किलोग्राम चावल की कीमत 500 रुपए तक पहुँच सकती है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका में मुद्रास्फीति की स्तर इस साल जनवरी से अब तक के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू चुकी है। इसीलिए वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। गेहूं और चावल जैसे खाद्य पदार्थ जो पहले आम लोग खरीद सकते थे, उसे खरीदना मुश्किल हो गया है। गेहूं की कीमतें भी अपने उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं, जिससे ज्यादातर दुकानदारों ने गेहूं मंगवाना और बेचना बंद कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि चावल के मुकाबले गेहूं की कीमतों में तेजी जारी रहने के कारण उन्होंने गेहूं मंगवाना और बेचना बंद कर दिया है, जिससे उनकी दुकानें बंद होने की कगार पर हैं। अनुराधापुरा जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर छोटे और मझोले मिल मालिकों का कहना है कि 1 किलो चावल की कीमतें बढ़कर 500 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल 1 किलोग्राम बड़ा पतू किस्म के चावल की कीमत प्रति किलोग्राम 200 रुपए तक है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो श्रीलंका में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार बदली और उसके बाद ऐसा लगा कि शायद अब जो मुद्रास्फीति की हालत है उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। और चलिए हम रुक करेंगे अगली खबरों का। बात हम करेंगे देश की। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मध्य प्रदेश में हीट वेव की गंभीर स्थिति रहने वाली है।
उत्तर और मध्य भारत के विभिन्न राज्यों में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। कई राज्यों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश में हीट वेव की गंभीर स्थिति रहने वाली है। हालांकि अब भी सिक्किम जैसे कई राज्य हैं जहां पर बारिश होगी। मौसम विभाग ने बंगाल, सिक्किम के लिए अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। इसके साथ ही उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में अगले 3-4 दिनों तक हीट वेव चलेगी। दूसरी ओर भीषण गर्मी से परेशान दिल्ली के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि 15 जून तक मानसून आने की उम्मीद जताई जा रही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून अब पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गया है। भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 5 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। 8 से 10 जून के दौरान मेघालय में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का कहर देखने को मिल सकता है। तो हीट वेव की गंभीर स्थिति यहां पर बनी हुई है और लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। आम जनता से ये गर्मी सहन नहीं होती दिखाई दे रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। देश में कोरोना के मामलों में 2 दिन बाद कमी आई है। 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 3714 केस मिले हैं। दिखाते हैं आपको 1 मिनट में ये पूरी खबर। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले में लगातार 2 दिन बढ़ने के बाद आज घटे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 3714 कोरोना केस सामने आए हैं। इस दौरान 7 लोगों की मौत हुई है। बड़ी बात यह है कि देश में बीते 2 दिन से 4000 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे थे। कल 4518 मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 26,976 है। इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,708 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,513 केस रिकवरी हुए, जिसके बाद अभी 4,26,33,365 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। दिल्ली में सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 247 नए मामले सामने आए। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 194 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन आने के बाद जहां एक तरफ आम जनता ने राहत की सांस ली है, जरूरी ये हो जाता है कि कोरोना अभी हमारे बीच से नहीं गया है। इसे हम समझने और एहतियात जरूर बरतें। रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा और सोपोर में 2 एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। जम्मू कश्मीर में 2 एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर जिले में जालूरा इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के 2 आतंकी मारे गए। इसमें एक पाकिस्तानी है। जंगल में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। एनकाउंटर सोमवार शाम शुरू हुआ था। कुपवाड़ा में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर शुरू है। पाकिस्तानी आतंकी लाहौर का रहने वाला है। ये जानकारी आतंकियों के पास जब्त दस्तावेजों से हुई है। मौके पर एक K47 राइफल और 5 मैगजीन जब्त की गई है। घाटी में इन दिनों दहशतगर्द के निशाने पर प्रवासी मजदूर और कश्मीरी हिंदू हैं। 26 दिन में टारगेट किलिंग में 10 घटनाएं सामने आ चुकी हैं और पलायन की खबरें भी सामने हैं। लगातार हो रही टारगेट किलिंग की घटनाओं से कश्मीरी हिंदुओं में इस बात का डर है कि पता नहीं कौन कब कहां गोली मार दे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के ऋषिपोरा इलाके में मुठभेड़ हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी कमांडर निसार खांजे के मारे जाने के 2 दिन बाद हुई है। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में कई आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए हैं, जिसमें कई आतंकवादी और कमांडरों का सफाया किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं बढ़ रही हैं और जो निशाना बनाया जा रहा है वो है प्रवासी मजदूर और गैर मुस्लिम लोगों को। ऐसे में अब देखना होगा प्रशासन की ओर से क्या कुछ कदम उठाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की अगर बात की जाए तो मुस्तैदी दिखाई जा रही है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बीएसएफ के जवानों ने जम्मू में भारत पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन देखा, जिस पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। इस दौरान ड्रोन ने भारत की सीमा में आईडी बम को गिरा दिया। जम्मू कश्मीर में अशांति और आतंकवाद फैलाने की अक्सर साजिशें रचने वाले पाकिस्तान ने अब भारत के खिलाफ ड्रोन वॉरफेयर छेड़ा है। बीते कुछ सालों में तेजी से ऐसे मामले सामने आए हैं जब ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर और पंजाब में हमले करने, विस्फोटक गिराने और जासूसी करने की कोशिशें हुई। ऐसा ही मामला सोमवार देर रात कनाचक इलाके में सामने आया। रात करीब 11 बजे बीएसएफ को एक ड्रोन उड़ता दिखा। जवानों ने
सतर्कता दिखाते हुए उस पर फायरिंग की। कुछ देर में पुलिस को भी बुलाया गया और एक बार फिर से फायरिंग की गई। आईईडी बम बच्चों के टिफिन बॉक्स में रखकर भेजे गए थे। अखनूर इलाके में पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिया। पहले से अलर्ट जवानों ने इस ड्रोन पर फायरिंग की। ये ड्रोन फायरिंग के चलते नीचे आ गिरा। पाकिस्तान की नापाक साजिश का खुलासा हो गया है। ड्रोन में 3 टिफिन थे जिनमें आईईडी भरा था। यही नहीं, इन बमों के साथ अलग अलग वक्त पर टाइमर भी सेट किए गए थे। सुरक्षा बलों ने एक्सपर्ट्स की मदद से आईईडी को डीएक्टिवेट कर दिया और किसी भी घटना की आशंका को टाल दिया। पाकिस्तान जब भी भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है। बावजूद इसके पाकिस्तान नहीं सुधरता है और अभी ड्रोन से बम भेजने की पाकिस्तान की ये नापाक कोशिश भी नाकामयाब हुई है। रुक करेंगे अगली खबर का। पंजाब के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत को राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया। आरोप है कि जब वो वन मंत्री थे तो उन्होंने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने राज्य के पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित एक मामले में हुई है। देर रात 3 बजे अमलोह से साधु सिंह धर्मसोत की गिरफ्तारी हुई। विजिलेंस ब्यूरो द्वारा पीसीए के तहत डीएफओ गुरअमनप्रीत सिंह की हालिया गिरफ्तारी के सिलसिले में उन्हें अमलोह से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि गिरफ्तार डीएफओ और ठेकेदार हमी ने वन विभाग में गलत कामों का ब्यौरा दिया था, जिसके बाद धर्मसोत की गिरफ्तारी हुई। पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के संबंध वन अधिकारियों से रहे हैं। उन पर 25,000 से अधिक पेड़ों की अवैध कटाई में शामिल होने का आरोप है। कैप्टन सरकार में वन मंत्री रहे साधु सिंह धर्मसोत पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। विजिलेंस ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक कई उच्च अधिकारी और पूर्व अधिकारी भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सकता है। आरोप है कि वन मंत्री रहते हुए साधु सिंह धर्मसोत ने पेड़ काटने के मामले में रिश्वत ली थी। उनके कार्यकाल में 25,000 पेड़ काटे गए। उन्होंने 500 रुपए प्रति पेड़ रिश्वत ली। अब ऐसे में देखना होगा कांग्रेस नेता के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। रुक करेंगे अगली खबर का। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर मोहाली की हाई सोसाइटीज में पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कई लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की। देखिए रिपोर्ट। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। पुलिस अभी तक शूटरों तक नहीं पहुंच पाई। कातिलों को पता लगाने के लिए मोहाली पुलिस इस समय पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर मोहाली पुलिस ने मोहाली की जानी मानी सोसाइटीज में सर्च ऑपरेशन चलाया। सेक्टर 70 स्थित होमलैंड में दबिश देकर चेकिंग कर 5 लोगों से भी पूछताछ की गई। आपको बता दें कि होमलैंड में जाने माने सिंगर रहते हैं और सिंगर मनकीरत औलख भी इसी सोसाइटी के रहने वाले हैं। इस समय देश से वो बाहर हैं, लेकिन कई सिंगर और भी हैं जो यहाँ पर रहते हैं। इस मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि मोहाली की सभी सोसाइटीज में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि कौन बिना वेरिफिकेशन के फ्लैट में रह रहा है। उन्होंने कहा कि जिसने वेरिफिकेशन नहीं करवाई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कातिलों को पता लगाने के लिए मोहाली पुलिस इस समय पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर मोहाली पुलिस ने मोहाली की जानी मानी सोसाइटीज में सर्च ऑपरेशन चलाया। न्यूज डेस्क खबरें अभी तक। तो पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए और इसी को लेकर लगातार जांच जारी है, पूछताछ की जा रही है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी केकड़ा को लेकर अब नया खुलासा हुआ है। आरोपी केकड़ा नशा करता था, यहां तक कि मारपीट में अपने पिता को घर से बाहर भी निकाल दिया था। देखिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के रेकी करने वाले केकड़ा को लेकर उसके ही परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया है। आरोपी के पिता बलदेव सिंह का कहना है कि मेरा बेटा नशे का आदी है, मेरे साथ भी झगड़ा करता है और मुझे घर से निकाल रखा है। वो 10-12 दिन पहले घर आया था, उसके बाद घर नहीं आया। बलदेव सिंह ने कहा कि मुझे भी उसने परेशान कर रखा है, छोटी लड़की की शादी भी करनी है। बलदेव सिंह ने कहा कि संदीप कभी कभी घर आता था, कभी नहीं आता था। एक बार वो चिट्ठा पीते भी पकड़ा गया था। 10-12 दिन हो गई तो आया थी, अब मुड़ के आया नहीं जी। एक मेरी बेटी है जी, एक बेटा है। नहीं जी मैंने नहीं पता को, एक बारी वो नशा। संदीप उर्फ केकड़ा के पड़ोसी गुरप्रीत का कहना है कि ये लड़का पहले तो ऐसा नहीं था, पिता इसके बहुत गरीब है, हमारे साथ ही मजदूरी करता है। गुरप्रीत ने बताया कि संदीप इन्हीं दिनों में चिट्टा पीने का आदी हो गया था। गुरप्रीत ने बताया कि परिवार में ये 2 भाई और 2 बहनें हैं और इनका पिता है। केकड़ा की माता की मौत हो चुकी है।
सुरजीत सिंह ठाकुर को हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपने पूरे संगठनात्मक ढांचे को भंग कर दिया और करीब 410 पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में अपने पूरे संगठनात्मक ढांचे को भंग कर दिया है और करीब 410 पदाधिकारियों की नई टीम का ऐलान किया है, जिसमें सुरजीत सिंह ठाकुर को आम आदमी पार्टी का नया राज्य का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पुराने संगठन को भंग कर नई टीम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये टीम हिमाचल में शानदार स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार के लिए काम करेगी और पर्यटन को आगे बढ़ाने के साथ ही हिमाचल की तस्वीर को बदलने का काम करेगी। तो हिमाचल प्रदेश के एक एक पंचायत में, एक एक गांव में आज आम आदमी पार्टी पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार बदलाव मार्च के नाम से अभियान चल रहा है। वहीं सिरमौर जिले के राजगढ़ से संबंध रखने वाले सुरजीत सिंह ठाकुर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक आम कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर उन पर विश्वास जताया है, जिस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। प्रदीप ठाकुर, शिमला, खबरें अभी तक। तो आम आदमी पार्टी की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है हिमाचल प्रदेश में अपना जनाधार टटोलने की। जानकारी आपको दे दें, इस साल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परियोजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। क्या कुछ खास रहा, दिखाते हैं आपको 1 मिनट पूरी खबर में। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में 100 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने 6 विभागों के 48 प्रोजेक्ट्स की विस्तार से समीक्षा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के अवैध दोहन पर कड़ी नजर रखी जाए, ताकि पेयजल का उपयोग सिंचाई के लिए न हो। उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरिक को शुद्ध पेयजल देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पेयजल की मात्रा बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रेनवॉल का जीर्णोद्धार किया जाए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की नई संभावनाएं भी तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री ने परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रशासनिक सचिवों को परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन इन जन कल्याणकारी परियोजनाओं से लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल भूजल मिशन योजना में प्रदेश अग्रणी राज्यों में एक है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों की सराहना की और मिशन को और आगे ले जाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा का समग्र विकास सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए सभी चालू परियोजनाओं के लिए परियोजना मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक चार्ट बनाया जाए। तो मुख्यमंत्री की ओर से यहां समीक्षा बैठक की गई और साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। रुक करते हैं अगली खबर का। कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में फोटोग्राफर पर गोली चलाने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों को हथियारों के साथ अपराध शाखा ने दबोचा ही। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में फोटोग्राफर पर गोली चलाने की गुत्थी अपराध शाखा 2 ने सुलझाते हुए मामले में संलिप्त 9 आरोपियों को हथियारों सहित काबू किया। हालांकि घटना का मास्टरमाइंड मुख्य आरोपी विक्की अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 जून को उमरी में एक फोटोग्राफर महेंद्र सिंह की दुकान में घुसकर उससे मारपीट की गई और उसके बाद उस पर गोली दाग दी गई। मामले की जाँच अपराध शाखा 2 ने की थी और मामले में संलिप्त 9 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। 315 बोर का, 312 बोर और एक 32 बोर का पिस्टल है। उसके अलावा 10 जिंदा राउंड एमिनेशन भी हमने बरामद किया है। इसके अलावा वारदात में 3 मोटरसाइकिल जिस पे ये सवार होकर इस दुकान पर आकर हमला किया था, वो तीनों मोटरसाइकिल भी बरामद किए। तो इस प्रकार और लाठी डंडे इसमें वारदात में जो प्रयोग किए थे उनको भी बरामद किया। इस प्रकार से 3 कट्टे, 10 जिंदा राउंड, मोटरसाइकिलें, लाठी डंडे, ये सभी हमने बरामद किए। तो इस पूरे मामले में जांच जारी है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। नीमका जेल में बंद महिला कैदी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला अपने पति के ऊपर हमला करवाने को लेकर जेल में बंद थी। देखिए रिपोर्ट। फरीदाबाद की नीमका जेल में महिला कैदी ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक महिला के परिजनों के मुताबिक मार्च महीने में धारा 307 के मुकदमे के तहत वो नीमका जेल में बंद थी। फिलहाल महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं जब इस बारे में महिला के पति से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उसकी पत्नी ने अन्य साथियों के साथ मिलकर मार्च के महीने में उसके ऊपर जानलेवा हमला किया था और इसी आरोप में वो 2 महीने से जेल में बंद थी। किन कारणों से उसने आत्महत्या की, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। और अभी 2 महीने पहले तकरीबन 25 मार्च को
उसने मेरे पे गोली चलवाई जी 2 बार। एक बार 9:15 बजे, एक बार रात को 12 बजे के बाद जी। कौन लोग और इसमें शामिल थे इसके साथ? हाँ जी, इसमें 2 लोग और शामिल थे। आपकी पत्नी के साथ? हाँ जी। अच्छा, तो ये आप पर आरोप लगाने के लिए गलत फंसाया है? ये देखो जी, मेरे गोली मारी थी यहाँ पे, मेरे ऑपरेशन हुआ, मैं कई दिन हॉस्पिटल में रहा। अब ऐसे में जहां एक तरफ महिला ने फांसी लगा ली है, अब इस पूरे मामले में देखा जाएगा छानबीन में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। पति के ऊपर हमला करने को लेकर ये महिला जेल में बंद थी। रुक करेंगे अगली खबर का। सोनीपत के बहालगढ़ के फिर लोग सड़कों पर उतरे और लघु सचिवालय के बाहर गंदे पानी की निकासी को लेकर उनकी ओर से प्रदर्शन किया गया। देखिए 1 मिनट में ये पूरी खबर। सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर स्थित गांव बहालगढ़ के लोग सड़कों पर उतरे और लघु सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का यह प्रदर्शन गंदे पानी की निकासी को लेकर रहा। ग्रामीणों ने पहले भी गंदे पानी की निकासी को लेकर प्रदर्शन किया था और आज भी मजबूरी में स्थानीय ग्रामीण अपनी समस्या को लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और सरकार और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि गाँव में गंदे पानी की निकासी के लिए कोई समाधान नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और गाँव में महामारी फैलने का डर है। गाँव में करीब 700 से 800 लोग बीमार हैं। गंदे पानी की समस्या का आलम यह है कि इस गाँव में बनाई गई प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुद गंदे पानी में डूबी हुई नजर आ रही है, तो गांव के लोगों का इलाज कैसे संभव होगा। ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने ये तक कहा है कि अब तो गांव में जवान बच्चों के रिश्ते भी नहीं आ रहे, जिसकी वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भी जाते बड़ोली वाला जी वो भी बुलाए थे हमारे को, लेकिन किसी को भी हमारी सुनाई नहीं करी है जी। इसलिए जी हमारे के अभी हमारी समस्या ज्यादा ही बढ़ गई, तब हमने यहाँ तक पहुँचना पड़ा जी। तो गंदे पानी की निकासी को लेकर आम जनता की समस्याएं यहां पर बढ़ती जा रही हैं और यहां पर महिलाओं का ये कहना है कि उनके बच्चों के रिश्ते तक नहीं आ रहे हैं। गांव के हालात ऐसे हैं, देखना ये होगा कि कब तक कार्रवाई की जाती है, कब तक जो गंदे पानी की निकासी की समस्या यहां पर आम जनता को है उससे निजात मिल पाता है। 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।